मुख्यधारा की मीडिया से अलग हटकर जब डिजिटल मीडिया ने जनता की आवाज़ उठानी शुरू की तो सत्ता के नीतिगत निर्णयों पर सवाल उठाने वाले मंचों पर अभूतपूर्व प्रशासनिक और नीतिगत कार्रवाई की गई। आज हम बात करेंगे उस अघोषित डिजिटल आपातकाल की जो रातों रात हमारे और आपके स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। मार्च 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विशेषकर फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर एक बहुत बड़ा और व्यापक सेंसरशिप अभियान देखा गया है। आज हम 3 बड़े नामों नेशनल दस्तक, पॉलिटिक्स और मशहूर व्यंग्यकार राजीव निगम के सोशल मीडिया अकाउंट के बैन होने पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी नोटिस दिए आईटी कानूनों का इस्तेमाल करके इनकी आवाज़ को दबाया गया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सरकार आखिर किस कानून के तहत ये सब कर रही है। भारत में डिजिटल सेंसरशिप का सबसे शक्तिशाली विधिक हथियार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों के नियंत्रण करने के लिए सरकार धारा 79(3)(b का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रही है। लेकिन खेल में असली बदलाव तब आया जब फरवरी 2026 में आईटी नियमों के नए संशोधन किए गए। इन संशोधन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियमों के अनुपालन की समय सीमा को घटाकर मात्र 2 घंटे से 3 घंटे कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मेटा, गूगल और एक्स जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां अब सरकारी आदेशों की कानूनी वैधता की जांच करने का जोखिम नहीं उठाती है। अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए ये 2 से 3 घंटे के भीतर पूरे पेज को ब्लॉक करने के लिए ऑटोमेटिक एल्गोरिदम का सहारा ले रही है। मार्च 2026 के मध्य तक सरकार ने कंटेंट ब्लॉक करने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कर दिया है, जिससे अब रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे कई विभाग स्वतंत्र रूप से सामग्री ब्लॉक कर सकती है। बात करते हैं शंभू कुमार सिंह के चैनल नेशनल दस्तक की। 10 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ यह भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र डिजिटल समाचार नेटवर्क में से एक है। यह चैनल मुख्य रूप से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं की एक मजबूत आवाज़ के रूप में काम करता है। मार्च और अप्रैल 2024 से 26 के बीच इन्होंने बिहार चुनाव और मतदाता सूची विवाद पर एक धारदार रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के आड़ में बिहार में 4.2 मिलियन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इसके अलावा चैनल ने लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता रहा है। अप्रैल 2024 में चुनाव के ठीक पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के नियम 15(2) और धारा 691 के तहत यूट्यूब को नेशनल दस्तक का चैनल ब्लॉक करने का नोटिस भेजा। फिर मार्च 2026 में आईटी एक्ट 793(b) के तहत मेटा ने भारत में नेशनल दस्तक का संपूर्ण फेसबुक पेज ही ब्लॉक कर दिया। शंभू कुमार सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई बिना कोई स्पष्ट कारण बताए और बिना बचाव का अवसर दिए की गई। आते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जिसने सूखे आंकड़ों की हास्य और व्यंग में लपेटकर सीधा सत्य के आभा मंडल पर प्रहार किया। मैं बात कर रहा हूं अनुदीप जागलान द्वारा स्थापित मॉलिटिक्स की पत्रकारिता इतना मजबूत थी कि 2022 में इसके विस्तार के लिए इसे $1.5 मिलियन की फंडिंग भी मिली थी। इन्होंने ऐसा क्या दिखाया जो सरकार असहज हो गई। फरवरी मार्च 2026 में पत्रकार निवेदिता के शो पॉलिटिकल नारी में अडानी समूह पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आरोपों की विस्तृत चीड़फाड़ की गई। मॉलिटिक्स ने एक खोजी रिपोर्ट फैक्ट्स एंड फिंगर्स में 2024-25 की मणिपुर हिंसा के पीछे प्राकृतिक संसाधनों के कारपोरेट दोहन का विश्लेषण किया। मार्च 2026 में जब एलपीजी गैस सिलेंडर का गहरा संकट पैदा हुआ तो इसके संपादक नीरज झा ने सरकार की विश्वगुरु वाली छवि को घरेलू बुनियादी ईंधन के संकट की सच्चाई जनता के सामने रखी। नतीजन 29 मार्च 2026 के आसपास रात ठीक 2 बजे फेसबुक के एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के जरिए मॉलिटिक्स का फेसबुक पेज भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। कोई स्पष्ट कारण नहीं, अपना पक्ष रखने का कोई अवसर भी नहीं। दोस्तों, जब राजनीतिक डेटा और न्यूज चैनल बंद हो रहे थे तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी अछूते नहीं रहे। मूवर्स एंड मेकर्स जैसे सफल शो की पटकथा लिखने वाले भारत के मशहूर व्यंग्यकार राजीव निगम ने मार्च 2026 में अपने फेसबुक पेज पर एक AI जनरेटेड वीडियो साझा किया जिसका नाम था लापता सिलेंडर।
यह वीडियो देश में चल रहे गैस संकट और महंगाई पर महज एक हास्यपूर्ण टिप्पणी था। राजीव निगम ने बिना किसी विवाद के खुद ही वो वीडियो फेसबुक से हटा दिया था। इसके बावजूद भी भारत सरकार के दबाव में मेटा ने उनके लाखों फॉलोअर्स वाले फेसबुक पेज को ही ब्लॉक कर दिया। यह इस बात का सबूत है कि आज के डिजिटल युग में सरकार के लिए एक चुटकुला भी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि इन पर इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है तो शायद इनका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड होगा, लेकिन जब हम इनका आपराधिक इतिहास खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकल के आती है। इन तीनों में से किसी का भी पारंपरिक अपराध या कोई रिकॉर्ड नहीं है। शंभू कुमार सिंह पर 2015 में जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी धाराएं IPC 341, 342 और 447 दर्ज हुई है। वर्तमान में उन पर अक्सर मानहानि का धारा 153A लगाई जाती है, जो इनके बेबाक बयानों का परिणाम है। पॉलिटिक्स के खिलाफ केवल छिटपुट मानहानि के मामले हैं। वहीं राजीव निगम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि उल्टे उन्हें राजनीतिक IT सेल द्वारा संगठित ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाता है और उन पर अक्सर धार्मिक भावनाएं आहत करने के झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। 4PM न्यूज़ नेटवर्क इस प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की है और तर्क दिया है कि संपूर्ण पेज पर ब्लैक टेक बैन लगाना हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। यहाँ तक कि 19 मार्च 2026 को एक्स ने भी IT मंत्रालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि सरकार के आदेश असंगत है और कानून का खुला उल्लंघन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसे कार्यपालिका के आधारों का नग्न प्रतिक्रमण बताया है। दोस्तों, न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है अनुपातिकता। अगर कोई एक वीडियो भ्रामक है तो उसे हटाना समझ आता है, लेकिन 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल या लाखों फॉलोअर्स वाले पेज को जड़ से उखाड़ फेंकना डिजिटल युग में मृत्युदंड के समान है। यह सिर्फ कुछ चैनलों के बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत में आपके और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाए रखने की सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सच्चाई हर नागरिक तक पहुंचे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।